चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज रिवीजन का डे 13 स्टार्ट करते हैं। आज से हमारे अकाउंट का नया चैप्टर शुरू करना है ना हमें, ठीक है ना। अकाउंट का फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर, पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट किया। एक एक सम इलस्ट्रेशन हमने इतने दिनों में पूरा किया, वो अच्छी तरह से कंप्लीट। कुछ बाकी हो तो रिवीजन करना भाई फिर से। अब एक सजेशन दे रहा हूँ कि पॉसिबल हो, जो पीछे के सम्स हमने किए हैं, यहाँ अभी तक के 13 दिन हो गए, 12 दिन के जो भी हमने किए हैं, रोज के 5-10 मिनट, ये मैंने पहले के वीडियो में बताया था, रोज का 5-10 मिनट खाली निकालो और जो जो पहले किया है ना उसको खाली ऐसे ऊपर ऊपर से देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ। ऐसा ना कि भाई 13 डेट चल रहा है, हम जो है वो 33 डेट पे पहुंचे और तब तक सब सब गुम हो जाता है, सब भूल जाते हो। इसलिए रोज के खाली 5-10 मिनट और अलग से निकालो, रात को सोने से पहले या फिर सुबह जल्दी उठते वक्त। सिर्फ 5-10 मिनट जो जो हमने किया ना उसे खाली ऊपर से एक एक बार देखते जाओ। जो आपने नोट्स बनाए हो, जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद किए हो, तो खाली देख जाओ। जितना रिवीजन ज्यादा रहेगा ना उतना याद भी ज्यादा रहेगा। अब आज जो अकाउंट में हमें शुरू करना है, ठीक है ना, अकाउंट का शेड्यूल, आज का अकाउंट का शेड्यूल है, स्टेट का है और इको का है। तो अकाउंट के शेड्यूल में हमें स्टार्ट करना है आज चैप्टर 5 एडमिशन का, ठीक है ना। स्टेट के शेड्यूल में हमें सेकंड चैप्टर पूरा करना है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया, और उसके बाद इको का आपका शेड्यूल है चैप्टर 4 का, है कि नहीं, वो कंप्लीट करना भी अच्छी तरह से। कल कल आपके इको में चैप्टर 1 to 4 की टेस्ट है ना। दे रहे हो पहले की दोनों टेस्ट की कंप्लीट अच्छी तरह से हुई है ना। तो कल फिर इको की भी 1 to 4 चैप्टर की टेस्ट है, ध्यान में रखना। और आज चलो एडमिशन को शुरू करें। हमें सेक्शन ई पहले शुरू करना है। हाँ, सेक्शन एफ में जो बोल रहा है कंपनी फाइनल अकाउंट बाकी है, कंपनी फाइनल अकाउंट इजी है, इसलिए वो मैं आखिरी में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। पहले सेक्शन ई हम लोग स्टार्ट करें, करवाऊंगा वो भी। अच्छा, सेक्शन ई में फिर वैसा आता है कि भाई आपके 3 चैप्टर हैं सेक्शन ई के लिए अकाउंट में। एक एडमिशन का है चैप्टर 5, एक रिटायरमेंट का है, और एक पार्ट 2 का चैप्टर 1 है आपका शेयर कैपिटल का। और 3 में से कोई 2 ही चैप्टर आपको करने, एक चैप्टर ऑप्शन में रखना है कि नहीं। तो आप लोग कौन सा चैप्टर ऑप्शन में रख रहे हो वो आपको ध्यान है। आपको जो चैप्टर हार्ड लगता है, एडमिशन हार्ड लगता है, तो एडमिशन ऑप्शन में रखो। मेरा सजेशन रहेगा कि एडमिशन ट्राई करो। एडमिशन रिटायरमेंट में से एक तो करना ही पड़ेगा ना भाई, बराबर ना। या दोनों करो तो शेयर कैपिटल ऑप्शन में कोई एक तो करना ही पड़ेगा। और अगर एडमिशन रिटायरमेंट में कोई एक कंपलसरी करना है तो मेरा सजेशन एडमिशन करो। रिटायरमेंट के सम्स में थोड़ा लॉजिक ज्यादा है, एडमिशन में उतना नहीं है। तो ये सम कंपैरेटिवली इजी रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं। आपको एडमिशन हार्ड लगता है, रिटायरमेंट इजी लगता है, तो वो सम करो। दोनों करने तो दोनों करो, बराबर। तो मैं एडमिशन के सम्स करवाऊंगा, और जब रिटायरमेंट की बारी आएगी ना, ये चैप्टर खत्म होगा तब, तो रिटायरमेंट और शेयर कैपिटल साथ में करवाऊंगा, फिर जिसने जो ऑप्शन में रखा हो, बराबर ना। एडमिशन के सब सम मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। एडमिशन अभी वैसे वो टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है कि मैं एडमिशन रिटायरमेंट के सम साथ में रिकॉर्ड कर पाऊँ, हरी बात ध्यान। तो इसीलिए अभी एडमिशन के सब सम करवाऊंगा रेगुलर, जब रिटायरमेंट की बारी आएगी तब रिटायरमेंट और शेयर कैपिटल के क्वेश्चन से साथ में करवाऊंगा, कि जिसने जो ऑप्शन में रखा हो वो आप देखना। ओके, तो आज एडमिशन स्टार्ट करें ना। एडमिशन में पहला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 22 आज हमें देखना है। देखो थियरी वाइज, अब पूरी थियरी मैं यहाँ पे फिर से नहीं समझा रहा हूँ। एडमिशन आपको ध्यान है कि जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जो जो चेंजेस करने पड़ते हैं उसकी अकाउंटिंग एंट्री हमें करनी होती है, बराबर। जनरली उसकी अकाउंटिंग एंट्री के लिए जो हम अकाउंट्स बनाते हैं तो कौन कौन से बनते हैं? आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है सम के लिए, कैपिटल और करंट अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार होता है। ये 4 अकाउंट मेन तैयार होता है ना। और हर सम में, जो आपने पहले सम में किए भी होंगे ये, कि हर सम में मेनली मेनली ध्यान दिया जाता है आपकी गुडविल की एंट्रीज के ऊपर, ठीक है ना। 2 पार्ट होते हैं आपके सम के, एक सब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज होती है और एक गुडविल की एंट्रीज होती है। ये 2 पार्ट रहते हैं और फिर आखिरी में क्लोजिंग, बराबर। तो गुडविल की एंट्रीज में खाली ध्यान देना। गुडविल की एंट्री में कैसे कैसे रूल आता है ना, मेरा एक रिवीजन वाला वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रखी हुई है। अगर हो तो वो 20 मिनट का जो है वो एक वीडियो आप रिवाइज कर लो, उसमें ना गुडविल की सब एंट्रीज हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्टली इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी को रिवीजन करना है, आपको सीधे शुरू करना है तो आप सीधे शुरू कर दो अब फिर, ठीक है। तो हम इलस्ट्रेशन 22 आज शुरू करते हैं। 4 अकाउंट उसमें मेन बनाने हैं, जैसे हम बनाते हैं पहला समय ना वो सिंपल ही है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं है उसमें। रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, कैश और बैलेंस, बराबर।
तो करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं वो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि उस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है तो करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, बाकी के अकाउंट बना लो। अरे बात समझ में? तो चलो फिर इलस्ट्रेशन 22 स्टार्ट करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक रखो साथ में। उसमें देखो भव्य और श्लोक ये दो पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ है और वो न्यू पार्टनर आयुष को एडमिशन दे रहे हैं 1/4/17 और उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट क्लियर करते हैं ना, एडजस्टमेंट क्लियर। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लियर करें। पहला ही है कि आयुष बॉट 5 लाख एज इज कैपिटल, 1 लाख एज इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो 5 लाख कैपिटल लेके आया, 1 लाख गुडविल लेके आया। 90% सम की स्टार्टिंग आपकी ऐसे ही होती है एडमिशन में कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो इतना कैपिटल इतना गुडविल लेके आया, जो भी आएगा कुछ तो लेके ही आएगा। तो हर सम की स्टार्टिंग तो वहीं से ही होती है। अब इनमें दो चीजें हैं ना, एक एक एंट्री करें अलग अलग। पहले कैपिटल की एंट्री कि 5 लाख कैपिटल लेके आया है। अब कैश में लेके आया ना, तो पहली एंट्री कहाँ करते हैं? कैश अकाउंट के डेबिट में। बराबर, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप करते जाना साथ में। पहली एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में करेंगे हम लोग के आयुष कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज। कैश आया है तो कैश के डेबिट में लिखना 5 लाख रुपीज। और सेकेंड एंट्री होगी कैपिटल के क्रेडिट में। और कैपिटल लेके आया है ना, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे और वहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट और आयुष में 5 लाख रुपीज। बराबर ना, एक कैश के डेबिट में और दूसरा कैपिटल के क्रेडिट में। बराबर, ये कैपिटल लेके आया, हर एक में पहली एंट्री यही रहेगी, कैश के डेबिट में इतना कैपिटल और कैपिटल के क्रेडिट में वो कैश अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद दूसरा वो गुडविल लेकर आ रहा है 1 लाख का, कि 1 लाख की गुडविल लेके आया है। तो गुडविल लेके आया, कैश में ही लेके आया है, तो अब वो ध्यान देते हैं ना कि भाई गुडविल हमेशा बाकी के दोनों पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। ध्यान है ना, गुडविल के लिए ही तो हम लोग ये सम करते हैं ना, मेन एंट्री वही रहती है। जब भी गुडविल काउंट करना हो तो पहले सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ लेते हैं कि न्यू पार्टनर जितनी गुडविल लेके आया वो बाकी दोनों को सेक्रीफाइस में बांटेंगे। तो पहले सेक्रीफाइस ढूंढ लें। जब भी गुडविल आया एंट्री करने से पहले रफ में सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस के लिए जो तीन पार्टनर है ना, भव्य, श्लोक और आयुष, उनका ओल्ड रेशियो होगा कुछ, कि ओल्ड रेशियो दोनों का है 3:2 भव्य और श्लोक का। और न्यू रेशियो तीनों का भी दिया हुआ है, देखो कि लास्ट में 6th वाले एडजस्टमेंट में ना, लास्ट में दिया हुआ है न्यू रेशियोज में 2:1:2, तो 2:1:2 ये भी दिया हुआ है। तो इनके हिसाब से अगर सेक्रीफाइस ढूंढे, पहले सेक्रीफाइस ऑफ भव्य, भव्य का सेक्रीफाइस ढूंढे, क्या फॉर्मूला आती है? ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस की यही ना। तो उसका ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 2/5। बराबर, 3/5 और ये 2, टोटल 5। नीचे दोनों में 5 ही है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1/5 है ना, एलसीएम सेम ही है तो सीधा माइनस। भव्य का सेक्रीफाइस इतना आया। और श्लोक का सेक्रीफाइस अगर कहो कि सेक्रीफाइस ऑफ श्लोक, इनमें भी ओल्ड माइनस न्यू, तो उसका ओल्ड रेशियो है 2/5 और माइनस न्यू रेशियो है 1/5। इसमें भी 5 सेम ही है तो 2 - 1 1/5। दोनों में सेम आया ना, तो उसके हिसाब से सेक्रीफाइस रेशियो कैसे, कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला हमारा रेशियो बनता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर 5 सेम है तो ऊपर वाला रेशियो भी वही है 1:1। यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो क्या मिला? 1:1, इक्वल रेशियो मिला ना हमें दोनों का। बात आ रही है ना समझ में? ये तो ये जो सेक्रीफाइस रेशियो मिला ना, अब इसके हिसाब से एंट्री करते हैं कि देखो वो 1 लाख रुपीज का गुडविल लेकर आया है, तो पहली एंट्री कहाँ? एक तो वो गुडविल लेके आया है तो एक एंट्री कैश के डेबिट में लिखते हैं। आपका कैश अकाउंट होगा, कैश के डेबिट में लिखना प्रीमियम ऑफ गुडविल। बराबर ना, अगर सपोज मैं यहाँ पे बनाऊं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं एक प्रीमियम ऑफ गुडविल, और प्रीमियम ऑफ गुडविल यहाँ लिखते हैं 1 लाख, कि ये 1 लाख गुडविल, न्यू गुडविल होती है ना, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखते हैं कि भाई 1 लाख रुपीज वो लेकर आ रहा है। और ये 1 लाख रुपीज दूसरी एंट्री कहाँ? तो कैपिटल के क्रेडिट में बाकी दो पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते हैं। हर एक में यही एंट्री आती है कि जितनी गुडविल वो लेकर आया वो बाकी दोनों को सेक्रीफाइस में बांट देते हैं, हमेशा गुडविल के लिए यही काउंटिंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल के क्रेडिट में प्रीमियम ऑफ गुडविल, बराबर, कैश के डेबिट में कैपिटल के क्रेडिट में। और इन दोनों को आयुष तो लेके आया ना, इन दोनों को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कितना मिला हमें? 1:1 इक्वल मिला। मतलब 1 लाख रुपए दोनों को इक्वली बांट देंगे, कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा वो।
बराबर। ये गुडविल की एंट्री, मेन आपको ये गुडविल की एंट्री ही ध्यान देनी होती है। पहला समय ये तो सिंपल एंट्री है, बाकी में जो लॉजिक है वैसे ध्यान देते हैं। और गुडविल की एंट्री हो गई मतलब आपका सम ऑलमोस्ट कंप्लीट। बाकी सब में रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं, बराबर। ये एंट्री हो गई ना गुडविल की। अब देखो सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड में दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 80,000, कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 इंक्रीज हो रही है। तो इसको कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? बैलेंस शीट के एसेट्स में ना, बराबर ना। पहले जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो ना वो बैलेंस शीट में कर लेते हैं, फिर फायदा हुआ कि नुकसान हुआ उसको रीवैल्यूएशन में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। देखो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 हो गई, ऊपर दी गई है कितनी कि 3,50,000, उसमें 80,000 इंक्रीज हुआ है। तो हम एसेट्स में लिखते हैं कि भाई लैंड बिल्डिंग, ठीक है, एसेट्स में कि 3,50,000 और प्लस इंक्रीज, इंक्रीज हुआ हो तो प्लस, डिक्रीज हुआ हो तो वो माइनस करेंगे। हर एक में वैसे ही कि लैंड बिल्डिंग एसेट्स में लिखेंगे 350 प्लस इंक्रीज 80,000, तो बाहर उसकी वैल्यू लिखी जाएगी कि 4,30,000, बराबर ना। 80,000 वो इंक्रीज होगा। और ये जो 80,000 इंक्रीज हुआ वो फायदा हुआ ना हमारा, बेनिफिट हुआ ना, तो उसको कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं ना वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनाते हैं कि कुछ भी फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखो, कुछ भी नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखो, ठीक है। तो ये जो 80,000 का फायदा हुआ कहाँ पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। देखो लैंड बिल्डिंग और बाहर 80,000 डायरेक्टली बाहर, है ना। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लैंड बिल्डिंग 80,000, बराबर। फिर जैसा उसके बाद है कि मशीनरी इज टू बी रिड्यूस अप टू 1,60,000, कि मशीनरी 160 तक रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस मतलब वो डिक्रीज हो गया, कि ऊपर मशीनरी कितनी है 2 लाख की है और रिड्यूस हो गया 160 तक, मतलब कि 40,000 डिक्रीज हो गया ना। 2 लाख की वैल्यू 1,60,000 हो गई, मतलब 40,000 कम हो गए उसमें, बराबर। तो वो भी हम लोग एसेट्स में ही लिखते हैं कि एसेट्स में मशीनरी लिखेंगे, मशीनरी 2 लाख की है और माइनस डिक्रीज करेंगे 40,000, लिखा हुआ 160 तक, अप टू 160 डिक्रीज हुआ है, मतलब 160 तक जाना है तो 40,000 का लॉस हुआ, बराबर ना। बाहर 1,60,000। और ये जो 40,000 डिक्रीज हुआ, लॉस हुआ हमारा, उसे कहां पे लिखेंगे? तो उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट में। लॉस हुआ ना तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, तो मशीनरी 40,000। अरे बात ध्यान। फिर उसके बाद जैसे है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेप्टर्स, कि डेप्टर पे 10% डाउटफुल डेब्ट रखना है। डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन मतलब कि बेड डेब रिजर्व, 10% बेड डेब रिजर्व है। अब ऊपर डेप्टर्स हैं, ऑलरेडी बेड डेब रिजर्व भी दिया हुआ है, तो जो बेड डेब रिजर्व दिया हुआ है फिलहाल वो कंसीडर मत करो, फिलहाल सिर्फ जो नॉर्मली 10% गिनना है ना वो गिन लो, ऊपर जो 120 है ना उसके 10%, बराबर। तो हम जो एसेट्स में लिखते हैं ना डेप्टर्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एसेट्स में ही लिखना डेप्टर्स 1,20,000, उस पर 10% गिनना है बेड डेब रिजर्व। तो 10% मतलब 12,000 का बेड डेब रिजर्व होगा, बराबर। बाहर आ जाएगा 1,08,000, ये होगा ना डेप्टर्स की एंट्री, ठीक है। तो ये 12,000 वो हमारा लॉस हुआ। अब यहाँ पे पॉइंट समझना कि जो दिया हुआ है डेप्टर्स पे कोई भी परसेंटेज हो तो वो तो डेप्टर्स की मेन वैल्यू पे ही गिनते हैं कि डेप्टर्स 120 है उसके 10%, मेन वैल्यू पे ही हम काउंट करेंगे, बराबर। बाकी जो अब ये लॉस है बेड डेप रिजर्व, वो क्या हुआ हमारा? लॉस हुआ ना 12,000 का। अब यहाँ पे वो ध्यान देना है कि लॉस 12,000 का हुआ, लेकिन ऑलरेडी बेड डेप रिजर्व 10,000 हमारे पास पड़ा था। रिजर्व हम लोग क्या करते हैं? तो रिजर्व मतलब जो हमारे पास साइड में पड़े हुए पैसे होते हैं कि कुछ नुकसान हुआ, बेड डेप हुआ तो उसके लिए साइड में रखे हैं, बराबर। तो साइड में पड़े हुए ऑलरेडी 10,000 थे हमारे पास, थे ना, यहाँ दिया हुआ ही है, लेकिन हमें मेंटेन कितना रखना था? 12,000। तो एक्स्ट्रा लॉस खाली 2,000 का ही हुआ हमारा, ठीक है ना। जितना नुकसान हुआ वो रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, 12,000 का पूरा नुकसान नहीं हुआ है, 12,000 मेंटेन रखना है, जिसमें से 10,000 तो हमने साइड में मेंटेन रखे ही हैं। नुकसान कितने का हुआ बाकी? 2,000 का। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में वहां पे लिखो कि बेड डेब रिजर्व 2,000 से, बराबर ना, सिर्फ 2,000 रुपए, पूरे 12,000 का लॉस मत लिखना वहां, ठीक है। जब भी लॉस हो ना तो ऊपर देख लेते कि हाँ भाई इतना फायदा या नुकसान है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बाकी का हम फायदा या नुकसान लिखेंगे, बराबर। चलो ध्यान देना। फिर उसके बाद है कि प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस टू बी मेड 8,000,
कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस ऊपर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सीधा ही वो रिपेयरिंग एक्सपेंस लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग है तो एक तो लायबिलिटी में आएगा, कहाँ आएगा, लायबिलिटी में ना, तो एक तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस 8,000 रुपीज। और दूसरा, ये फायदा है कि नुकसान है, जब हम एडमिशन कर रहे हैं सब चीजें नहीं से काउंट कर रहे हैं तो पता चला 8,000 का खर्चा देना है, तो फायदा हुआ कि नुकसान, नुकसान हुआ ना हमारा। तो इसे कहाँ पे लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, कि आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस 8,000। अरे बात ध्यान, ये एडजस्टमेंट हुआ ना, सिक्स्थ वाले में तो सिर्फ रेशियो दिया हुआ था। अब सब एडजस्टमेंट हो गए तो ऊपर बैलेंस शीट की एंट्री करते हैं, कि बैलेंस शीट की एंट्री करें। कि बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ भव्य और श्लोक का, तो कैपिटल अकाउंट में नहीं, स्टार्टिंग में लिखते हैं हम बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके, कि भव्य और श्लोक का कैपिटल है भाई, इसका 4 लाख का कैपिटल और इसका 3 लाख का कैपिटल, बराबर, दोनों का कैपिटल। जनरल रिजर्व क्या करते हैं, देखो पुराने कुछ भी रिजर्व हो, पुराने कुछ भी क्या कहते हैं साइड में पड़े हुए पैसे, कोई क्या कहते हैं अनपेड एक्सपेंसेस हो या कुछ, तो ये सब चीजें है ना वो पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को बांट देते हैं हम लोग, बराबर। कुछ भी रिजर्व पड़ा हुआ है, कुछ पुराना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बांटा हुआ है, पुराना जो है वो डिफर्ड एक्सपेंस है वो नहीं सॉल्व किया हुआ है, तो ये सब चीजें ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी जो जनरल रिजर्व है ना 90,000, वो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना, जो ओल्ड रेशियो है 3:2 उसमें बांट देंगे ये 90,000 दोनों को। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब कौन सी साइड पे बांटे, तो एक सिंपल रूल याद रखा करो कि लायबिलिटी की अगर कोई भी चीज बांटनी पड़े ना, लायबिलिटी साइड पे कुछ दिया हुआ है और अगर बांटना पड़े तो वो क्रेडिट साइड पे बांटते हैं, और एसेट साइड पे कुछ दिया हुआ हो और अगर बांटना पड़े उसे तो उसे डेबिट साइड पे बांटते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना, लायबिलिटी की चीज क्रेडिट में बांटनी पड़ेगी, एसेट्स की चीज डेबिट में बांटनी पड़ेगी। तो यहाँ जो जनरल रिजर्व है ना, वो जनरल रिजर्व यहाँ क्रेडिट में बांट देंगे, कि जनरल रिजर्व 90,000 को 3:2 में करें तो 18 3 जा यहाँ 54,000 और 18 2 जा 36,000, बराबर, ये 90,000 दोनों को बांट दिया। फिर वैसे ही वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये भी भाई कि वर्कमैन रिजर्व है कि वर्कर्स को कोई नुकसान हुआ तो उसे देंगे, पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, आखिरी रिजर्व पड़ी हुई है तो उसे बांट देंगे। रिजर्व वगैरह बांट दो, अगर यूज नहीं हो रही है तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो वर्कमैन रिजर्व भी जो 20,000 है ना वो यहाँ दोनों को बांट देंगे, यही क्रेडिट साइड पे, कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 को भी 3:2 में बांटे तो कितना हो जाएगा 12,000 और 8,000 रुपीज, बराबर। उसके बाद जैसे इन्वेस्टमेंट रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी कहीं यूज हुआ, अगर कोई यूज होता हो कि चलो रिजर्व है, साइड में पड़े हुए पैसे, कोई इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ तो उसमें यूज कर लेंगे, पर यहाँ तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट था नहीं कि यूज हो रहा है, तो कुछ यूज ना हो ना वो रिजर्व बांट देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ही इन्वेस्टमेंट रिजर्व फिर से क्रेडिट साइड पे ही बांट देंगे, कि कितना है इन्वेस्टमेंट 10,000 है, जो 3:2 में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 एंड 4,000 रुपीज, बराबर, इन्वेस्टमेंट बांट दिया। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है उसे थोड़ी बांटते हैं, उसे तो नॉर्मल लायबिलिटी में लिख देते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में एज इट इज अमाउंट। दूसरी तरफ एसेट्स है, तो एसेट्स में गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, न्यू गुडविल तो वो पार्टनर लेके आया था 1 लाख रुपए की, बराबर। ये पुरानी गुडविल है, तो कुछ भी पुरानी गुडविल हो ना वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, पुरानी गुडविल क्लियर कर देते हैं इस वक्त। और कहाँ क्लियर करते हैं, तो डेबिट साइड पे, एसेट की अमाउंट है बांटना हो तो कहाँ पे, डेबिट साइड, बराबर। ये चीज ध्यान देना भाई, न्यू गुडविल होती है वो न्यू गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, जितना पार्टनर लेके आता है इस साइड प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखकर, बराबर। जबकि ओल्ड गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में नहीं बांटते, जो पुरानी गुडविल हो वो पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, ये ध्यान में रखना। तो गुडविल कहाँ बांटी जाएगी, यहाँ पे डेबिट साइड पे गुडविल, ओल्ड गुडविल हो ना तो खाली गुडविल ही लिखते हैं, न्यू गुडविल के लिए नाम लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, नई गुडविल यहाँ बांटते हैं, पुरानी गुडविल यहाँ बांटते हैं। सिर्फ पुराने पार्टनर को 1 लाख रुपए अगर हम लोग बांट दें तो कितना हो जाएगा 60,000 एंड 40,000 रुपीज, बरोबर। ये ओल्ड गुडविल यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, कभी भी यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल दी गई है ओल्ड गुडविल है तो यहाँ डेबिट साइड पे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, क्लियर।
फिर उसके बाद लैंड बिल्डिंग, वो तो हमने एडजस्टमेंट कर लिया था, इंक्रीज किया था। मशीनरी भी हो गया, स्टॉक है, स्टॉक की काउंटिंग नहीं हुई थी तो स्टॉक सीधा एसेट्स में लिख दो। फिर डेप्टर्स वो कर लिया था, इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं किया था तो वो भी सीधा एसेट्स में लिख दो, बरोबर ना। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था वो डायरेक्ट वैल्यू लिखो, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लिख दो 20,000। कैश और बैंक, तो कैश और बैंक है ना, आपने अलग अकाउंट बनाया है, तो कैश और बैंक का बैलेंस पहले कैश बैंक के अकाउंट में ही जाएगा, बराबर। जो आपने ये कैश और बैंक बनाया होगा ना, तो कैश बैंक अकाउंट जो होगा उसके डेबिट साइड पे कोई भी ये अमाउंट, कैश की अमाउंट हमेशा डेबिट पे ही रहती है। तो जो इसमें कैश और बैंक बैलेंस दिया ना 50,000 का, तो यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे ही रहेगा, क्रेडिट पे आप लिख रहे हो मतलब वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कैश में 50,000 रुपीज। एंड आखिरी में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, देखो एसेट साइड पे एक्सपेंस दिया हुआ है, तो एसेट साइड पे अगर कोई भी एक्सपेंस हो ना, मतलब ये डिफर्ड एक्सपेंस है, कोई पुराना एक्सपेंस जो हम धीरे धीरे करके सब में बांट रहे हैं, बरोबर। तो ये डिफर्ड एक्सपेंस हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। मैंने बताया ना, कुछ रिजर्व पड़ा हो या ऐसा पुराना एक्सपेंस हो, पीएनएल अकाउंट हो, वो हमेशा बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर भी क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कहाँ पे बांटेंगे, तो डेबिट साइड पे। भाई एसेट्स की अमाउंट है ना, तो डेबिट साइड पे बांटेंगे। तो डेबिट साइड पे लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। कितना है वो एक्सपेंडिचर, 10,000 है, जो 3:2 में बांटना है, मतलब वही 6,000 एंड 4,000 करके दोनों को बांटेंगे। वो ना क्लियर। अब सब एंट्रीज हो गई ना, एडजस्टमेंट और वो, अब फिर क्लोज कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मल क्लोज। सबसे पहले आप रीवैल्यूएशन क्लोज करोगे, तो रीवैल्यूएशन में क्लोज करोगे तो उसमें आपको डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस मिलेगा, ठीक है। जैसे आप वो सेकंड चैप्टर फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे ही क्लोजिंग, कि पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करो, जो भी प्रॉफिट या लॉस मिले उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। भाई अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इस साइड लेके आओ, लॉस आ रहा है तो इस साइड लेके आओ, फिर बराबर ना। प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ लिखो डिविजिबल प्रॉफिट, लॉस आ रहा है तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का, वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, नए पार्टनर को नहीं देना, वो तो अभी आया है, उसे थोड़ी प्रॉफिट देना है, उसने तो अभी एडमिशन लिया, उसे पहले ही दिन पे प्रॉफिट देंगे क्या, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट आता है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट हो तो यहाँ पे, लॉस हो तो यहाँ पे। तो रीवैल्यूएशन क्लोज करके कैपिटल में लेके आओ, और कैपिटल का जो बैलेंस बचेगा ना, भाई यहाँ तीनों का बैलेंस, कैपिटल क्लोज करेंगे तो तीनों का ही, इसके साथ जो भी तीनों का बैलेंस होगा वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, बराबर। जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी के ऊपर होता है ना कैपिटल का हिस्सा, वहां तीनों का कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन क्लोज करके कैपिटल में, कैपिटल को क्लोज करके बैलेंस शीट में, और आखिरी कैश भी क्लोज करेंगे, और कैश को भी क्लोज करके बैलेंस शीट में लेके आएंगे, बराबर ना। कैपिटल और कैश दोनों को क्लोज करके कहाँ लेके आएंगे, बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट को ले आते हैं कैपिटल साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी के ऊपर, और कैश को ले आते हैं एसेट साइड पे, बराबर। फिर बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे कि दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ ये इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। अच्छी तरह से देख लो। फिर इसी के साथ सिंपल था, ये तो पहला सम था तो ठीक है, मैं सब बता रहा था, बाकी आपके पहले भी क्वेश्चन किए हुए हो तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे इलस्ट्रेशन 22 देखा, वैसे ही इलस्ट्रेशन 23 भी आज देख लें, आज 2 इलस्ट्रेशन करने हैं ना। अब पूरा इलस्ट्रेशन करो ना, मुझे समझाने में इतना टाइम लगता है, आपको करने में मैक्सिमम 15 मिनट लगने चाहिए, 15 मिनट के अंदर आपका ये इलस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और वैसे ही दूसरे 15 मिनट में 23 वाला इलस्ट्रेशन भी हो जाना चाहिए, बरोबर। तो चलो 23 वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं फिर। देखो बेटा, अब जैसे इलस्ट्रेशन 23 हम लोग स्टार्ट करें, उसमें अगर आप देखो ना भाई, 2 पार्टनर हैं पहले, तराना और जिनिशा, और वो न्यू पार्टनर रिहान को वो एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके रिलेटेड पहले एडजस्टमेंट क्लियर करें हम लोग। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जैसा है कि रिहान विल ब्रिंग 2 lakh एज इज कैपिटल एंड 18,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। एनी डिफरेंस अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। चलो यहाँ तो लिखा हुआ है, पर समझो कि रिहान 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है और 18,000 की कैश लेकर आ रहा है, कैश गुडविल लेकर आ रहा है,
बराबर। तो पहले तो 2 लाख का कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री करेंगे ना। हर सब में पार्टनर कैपिटल तो लेके ही आएगा पहले स्टार्टिंग में। तो अगर कैपिटल लेके आ रहा है, कहाँ एंट्री करते हैं? वो कैश में लेके आ रहा है ना, तो एक कैश के डेबिट में लिखते हैं, या कैश अकाउंट अगर हो तो कैश के डेबिट में लिखते हैं कि रेहान कैपिटल अकाउंट, कि भाई 2 लाख रुपए, वो 2 लाख की कैपिटल लेके आया। कैश के डेबिट में रेहान कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं कैश अकाउंट। कैपिटल के क्रेडिट में कैश अकाउंट, और रेहान में 2 लाख, कि वो 2 लाख की कैपिटल लेकर आया। अरे बात ध्यान। फिर दूसरे में कि वो 18,000 गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, बराबर। गुडविल भी, तो गुडविल के लिए जैसे बताया कि उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, गुडविल ही है, उसी के लिए आपके लॉजिकल वो एक्सप्लेनेशन होगी या काउंटिंग होगी। अब यहाँ वो 18,000 गुडविल लेके आ रहा है। अब सेकंड एडजस्टमेंट अगर देखो, सपोज कि उसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है 433 का, और थर्ड एडजस्टमेंट में न्यू गुडविल भी दी गई है 1 लाख की, कि ये टोटल बिजनेस की गुडविल। जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है ना, तो पूरे बिजनेस की गुडविल वो अकेला नहीं लेके आता। उस वक्त पूरे बिजनेस की गुडविल काउंट करते हैं, जितनी टोटल गुडविल हो उसमें से वो अपना हिस्सा लेके आता है, बराबर ना, जो उसे कंपलसरी लाना होता है रूल्स के हिसाब से। अरे बात ध्यान, जो पहला सम था उसमें दिया हुआ ही था कि उसका हिस्सा 1 लाख है, वो 1 लाख गुडविल लेके आया, वो उतना ही हिस्सा। टोटल गुडविल कितनी है नहीं दिया हुआ था पहले में। अब यहाँ टोटल गुडविल दी गई है, जो नंबर 3 में ना, गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख, मतलब ये न्यू गुडविल काउंट की। टोटल गुडविल यहाँ पर दिया हुआ है न्यू, वो 1 लाख का है। तो जब भी टोटल गुडविल हो ना, तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट हो जाता है हमारा, कि पहले न्यू पार्टनर के हिस्से की गुडविल देख लिया करो, कि न्यू पार्टनर के हिस्से की गुडविल कितनी बन रही है। जो न्यू रेशियो है ना 433, तो उसमें रेहान का रेशियो कितना होगा? 3 बनेगा ना। तो उसके हिसाब से गुडविल ऑफ रेहान अगर हम काउंट करें ना, कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी होगी, तो 1 लाख इंटू उसका रेशियो 3 है, 3 और अपॉन में टोटल 10, 4 3 और 3, ठीक है। तो 4 3 3 10 हुआ ना टोटल, तो 3 अपॉन 10 उसका हिस्सा। और 3 अपॉन 10 के हिसाब से देखें तो उसकी गुडविल कितनी बनती है? 30,000 की, बराबर ना। 30,000 की उसकी गुडविल है, मतलब लीगली रूल्स के हिसाब से उसको 30,000 रुपए कैश में लेके आना है। लेकिन अब पहला एडजस्टमेंट देखो कि वो लाया कितना? 18,000 ही लेके आया है भाई, बराबर। कि भाई 30,000 उसे गुडविल लेके आनी है, लेकिन वो 18,000 ही गुडविल लेके आया, और 12,000 की गुडविल नहीं लेके आया है। बाकी है अभी 12,000 की गुडविल, 18,000 कैश लेके आया है, 12,000 नहीं। तो हमें एंट्री दोनों की करनी पड़ेगी, लेके आया है उसकी भी, नहीं लेकर आया है उसकी भी, बरोबर। हाँ करना ही पड़ता है, 12,000 कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर वही तो हमें ढूंढना है ना भाई, यही तो हिडन एडजस्टमेंट है। जब भी क्वेश्चन में टोटल गुडविल दी गई हो, टोटल गुडविल, तो उसके अकॉर्डिंग पहले न्यू पार्टनर की गुडविल ढूंढ लिया करो कितनी है, और फिर चेक करो इतनी गुडविल वो लेके आया। अगर थोड़ी लेके आया हो तो कितनी कैश में लेके आया, कितनी बाकी है, वो अलग अलग एंट्री है, बरोबर। ये रूल्स में जो मैंने वो अलग वीडियो रिवीजन का बनाया था ना, उसके रूल्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर कैश लेके आ रहा है तो ये एंट्री, नहीं लेकर आ रहा है तो ये एंट्री, बराबर। तो हमें दोनों की एंट्री करनी है, 18 और 12,000 दोनों की अलग अलग एंट्री होगी, समझते हैं। चलो वो तो अलग अलग एंट्री होगी, ये क्लियर है, बराबर। यहाँ पे देखो, इसलिए पहले एडजस्टमेंट में अलग से लिखा भी हुआ था कि एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, कि जैसे उसे 30 लाना था वो 18,000 लेके आया, 12,000 का जो डिफरेंस है वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है, उसका भी काउंट करना है। अरे बात ध्यान। तो चलो गुडविल कुछ भी हो, बांटेंगे उसको कैसे? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो पहले तो हमें सेक्रीफाइस ढूंढना है, ठीक है ना, बांटेंगे तो वैसे ही। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें सेक्रीफाइस ही ढूंढना पड़ेगा, कि यहाँ पे जो 3 पार्टनर हैं, तराना, जिनीशा और रेहान, इनका ओल्ड रेशियो अगर कहो, तराना और जिनीशा का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? पीछे ओल्ड रेशियो होगा ना इनका, कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जो है वो 2 पार्टनर्स हैं ऐसे लिखा हुआ है। कुछ आगे ओल्ड रेशियो के लिए मेंशन ना हो, तो ओल्ड रेशियो को हमेशा इक्वल रेशियो मानते हैं, बराबर। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं ओल्ड रेशियो कुछ मेंशन है क्या, नहीं। ओल्ड रेशियो के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अगर कहीं ओल्ड रेशियो ना हो ना, तो हमेशा कैसे मानते हैं? इक्वल मानते हैं, मतलब ओल्ड रेशियो दोनों का कैसा रहेगा? इक्वल, 1:1, बराबर। और न्यू रेशियो अगर हम लोग कहेंगे, तो न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 4:3:3। क्लियर। तो सेक्रीफाइस ढूंढे पहले, सेक्रीफाइस ऑफ तराना,
तो उसका सेक्रीफाइस ढूंढे, ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे करते हैं ना, हमारा ओल्ड पार्ट है 1, 1/2, 1 और टोटल 2, माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो 4 है, 4/10, 1/2 माइनस 4/10। अगर हम क्रॉस में करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, एलसीएम करने से अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10, ये 2 4 जा 8 और अपॉन 20 है ना, ये क्रॉस में 10 1 जा 2 4 जा और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस 8 तो 2/20, बराबर ना, ये तराना का सेक्रीफाइस। वैसे ही सेक्रीफाइस ऑफ जिनेशा, उसका सेक्रीफाइस करें तो उसमें भी ओल्ड रेशियो है 1, 1/2 और न्यू रेशियो है 3, 3/10। काउंटिंग करें यहाँ भी तो 10 माइनस 1, सॉरी मतलब 10 1 जा 10, यहाँ 2 3 जा 6/20, तो 10 माइनस 6 4, 4/20। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना हुआ हमारा, कि अगर हम रेशियो पता करते हैं तो रेशियो हमने कैसे बताया था कि अगर जब नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला रेशियो बनता है, बराबर ना, नीचे के दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर का हमारा रेशियो है, तो 20 20 सेम है तो ऊपर का रेशियो हुआ 2:4, ठीक है ना, ये रेशियो है। अब हाँ, रेशियो को कट करना हो तो कट करो, वहां कट मत किया करो, यहाँ डिनोमिनेटर सेम ही रखो तो ऊपर का रेशियो। अब रेशियो को कट कर सकते हैं, 2 2 से कट करो तो रेशियो हो गया 1:2, ये सेक्रीफाइस रेशियो मिला। मतलब जो गुडविल है वो ऐसे बांटेंगे, और गुडविल में भी दोनों, पहले 18,000 की गुडविल बांटेंगे फिर 12,000 की गुडविल बांटेंगे। अरे बात ध्यान, तो पहले अगर 18,000 की हम गुडविल बांट दें तो वो कैश में लेके आ रहा है, तो इसलिए पहली एंट्री कहाँ पे होगी, पहली एंट्री कैश के डेबिट में। 18,000 तो कैश लेके आ रहा है ना, पहले उसे बांट दो, कैश के डेबिट में लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, बराबर ना, 18,000 पूरे जो वो कैश लेके आया, कैश के डेबिट में, और कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, कैपिटल के क्रेडिट में प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो बाकी दोनों को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, बराबर। 1:2 में बांटना है तो 3 तो 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,000 एंड 12,000, 1:2 में, ये 18,000 दोनों के हो गए ना, बराबर। और जो 12,000 नहीं लेकर आ रहा है वो भी नहीं लेके आया, तो एंट्री कैसे करते हैं, अगर लेके आता है तो कैश के डेबिट में लिखते हैं, ना, 18,000 लेके आया कैश के डेबिट में, नहीं लेके आया तो उसके नाम के डेबिट में लिखते हैं, कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं, बराबर ना, लेके आ रहा है तो कैश के डेबिट में, नहीं लेके आया तो कैपिटल के डेबिट में, बराबर। जो 12,000 नहीं लेके आया तो वो कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, और सिर्फ रिहान में 12,000 जो वो नहीं लेके आया है, बराबर। यही डिफरेंस है, कैश लेके आ रहा है तो यहाँ लिखो 18,000, नहीं लेके आया है तो कैपिटल में लिखो, बराबर। और ये 12,000 भी बांटेंगे, बांटेंगे तो बिल्कुल ही बांटेंगे, कहाँ पर, तो यही क्रेडिट में ही फिर से प्रीमियम ऑफ गुडविल करके हम लोग बांट देंगे कि ये 12,000 भी सेक्रीफाइस रेशियो में 1:2 में दोनों को बांटा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4,000, 4,000 एंड 8,000, बराबर ना, 4 एंड 8,000 ऐसे। पर आपके टेक्स्ट बुक में ये एक्सप्लेनेशन कैसे है कि ये प्रीमियम ऑफ गुडविल दोनों की कंबाइन अमाउंट है 10,000 और 20,000 की, ठीक है ना, वो भी ठीक है, पर अलग अलग करो तो भी ठीक है, कि आपको माइंड में रहता है कि हाँ ये अलग अलग अमाउंट है। बता रही है समझ में, क्लियर हुआ। तो ये गुडविल की एंट्री ध्यान रखना भाई, पहले देख लेना वो कितना ला रहा है कितना नहीं लेके आ रहा है, तो ला रहा है तो वो कैश के डेबिट में लिखो और यहाँ बांट दो, नहीं लेके आ रहा है तो कैपिटल के डेबिट में लिखो और यहाँ बांट दो, बांटना तो वही है सेक्रीफाइस में, क्लियर। गुडविल की एंट्री ध्यान देना भाई, इसी में ही ध्यान रखना है सब में, बरोबर ना। चलो गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ, अब देखें, अब फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, वो तो तीनों हो गया ना साथ में एडजस्टमेंट हमारे। अब फोर्थ में है कि क्लेम एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 8,000, 8,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम देना है। वर्कमैन कंपेंसेशन मतलब वर्कर का कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ नुकसान, तो उसको देने हैं पैसे, है ना, 8,000 रुपए। तो उसके लिए हमने कोई थोड़े पैसे अलग रखे थे क्या, वर्कर को कभी भी नुकसान हो तो उसके लिए थोड़े साइड में रिजर्व होता है हमारे पास। देखो कुछ होगा कि यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन है कितना, 12,000 का है, देखो बाहर लिखा हुआ है ना 12,000 रुपए, तो मतलब 12,000 में से 8,000 वर्कर को देने हैं, तो बाकी के 4,000 क्या करेंगे, तो रिजर्व में जितना यूज होता है यूज कर लेंगे, बाकी कुछ बचे ना तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, बरोबर। तो 12,000 में से 8,000 देने हैं ना,
तो पहली 8,000 की एंट्री करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, देने हैं, अभी के अभी दे नहीं रहे हैं, देने हैं वर्कर को। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखो एक एंट्री कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 8,000 रुपए कि 8,000 की लायबिलिटी हो गई, बराबर। पड़े थे 12,000, 8,000 लायबिलिटी में लिख दिए, तो बाकी के 4,000, बाकी के 4,000 ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कहीं माइनस करके नहीं बताना है, वो यही काउंटिंग करनी है कि रिजर्व में पड़े हुए पैसे हैं, 12 में से 8,000 यूज हो गए वो लायबिलिटी में, 4,000 अपने हो गए, तो उसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। मैंने बताया ना, रिजर्व है, लायबिलिटी साइड है, तो उसको क्रेडिट में बांटते हैं। तो यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कितने 4,000 बचे ना, ओल्ड को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कौन सा है हमारा 1:1, तो इन दोनों को 2-2 हजार बांट देंगे, न्यू को नहीं देंगे भाई, वो तो अभी आया है, रिजर्व तो हमारा पुराना पड़ा हुआ है, पुराने पड़े हुए पैसे हैं तो पुराने पार्टनर को ही मिलेंगे ना, नए को क्यों फायदा मिले उसका, बरोबर। इसीलिए ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में देते हैं। हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन, 8,000 लायबिलिटी में, 4,000 यहाँ बांट दिए, 12,000 पूरे हो गए, जो साइड में पड़े थे 12,000 यूज हो गए। आई बात ध्यान। फिर उसके बाद है कि जिनिशा विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एज 48,000। हाँ, अब ये है कि जिनिशा इन्वेस्टमेंट अपने घर ले जाएगी भाई 48,000 देकर, ठीक है। तो ऊपर इन्वेस्टमेंट कितने का दिया हुआ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कुछ है 50,000 का, और वो 48 देकर ले जाएगी। तो पहले तो वो पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है तो ड्राइंग की तरह, ड्राइंग कहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी पार्टनर ले जाए घर पे तो कौन सी साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे ना। तो ये भी जिनिशा, हाँ जिनिशा लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट, तो डेबिट साइड पे पहले तो एंट्री लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और जिनिशा में 48,000, ठीक है ना, कि जिनिशा में यहाँ 48,000 लिख देंगे कि वो ले गए इन्वेस्टमेंट। अब इसको एसेट में काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसकी एसेट में कुछ भी काउंटिंग नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ले गए तो मतलब एसेट्स में बैलेंस खत्म हो गया, बराबर ना, बैलेंस बचेगा ही नहीं, तो एसेट्स में एंट्री नहीं करनी। पर एक चीज ध्यान देते हैं कि देखो वो 48,000 में लेकर गए, इन्वेस्टमेंट था 50,000 का, तो एक्चुअली 2,000 का लॉस हुआ, बराबर, 2,000 का नुकसान हुआ ना भाई, वो तो कम दे रहे हैं पार्टनर, तो 2,000 का नुकसान, लीगली 2,000 का नुकसान हम रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। लेकिन वही बात ध्यान दो कि इन्वेस्टमेंट पे कभी भी नुकसान हो जाए ना, इन्वेस्टमेंट का कभी भी नुकसान हो तो एक बार देखते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट का रिजर्व हमने रखा था। रिजर्व इसलिए ही तो रखते हैं कि कुछ नुकसान हो तो उसमें से भरपाई करेंगे हम। तो इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हुआ है तो एक बार नजर लगा देते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रिजर्व है क्या, कि देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 4,000 का, बराबर ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यही कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन हो गया, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उसके लिए साइड में पैसे रखे हैं, बराबर। तो यहाँ हुआ ना कि इन्वेस्टमेंट में 2,000 का नुकसान हो गया, तो 2,000 का नुकसान क्या करेंगे, ये 4,000 में से निकाल लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, बराबर। मतलब रीवैल्यूएशन में नुकसान नहीं लिखना है कि ये 4,000 में से भरपाई कर लेंगे। तो बात यहाँ हुई कि 4,000 में से इन्वेस्टमेंट निकल गया 2,000 का, तो अभी भी 2,000 तो बचे ना भाई, फंड साइड में पैसे पड़े थे 4,000 रुपए, उसमें से लॉस निकाला हमने 2,000 का, तो बाकी के 2,000 बचे ना वो, तो रिजर्व कुछ भी बचे जाए वो क्या करेंगे, फिर से ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बरोबर। तो जो इन्वेस्टमेंट का रिजर्व बचा ना, वो क्रेडिट साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो 2,000 बचा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, मतलब इक्वल रेशियो में 1-1 हजार करके बांट देंगे हम लोग, बरोबर। ये एंट्री होगी, ये दो एंट्री होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की, एक यहाँ कैपिटल में और यहाँ एक कैपिटल में क्रेडिट साइड, बरोबर। देखो भाई दो ही एंट्री, बाकी की सब एंट्री इमेजिनरी हो गई हमारी, ठीक है। फिर से समझ लो, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले जा रहा था तो एसेट में नहीं लिखना है, क्योंकि खत्म हो गया, पार्टनर ले गया, एसेट में नहीं लिखेंगे, कहाँ, कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे कि वो पार्टनर इतने में ले गया। और 2,000 का नुकसान हुआ ना, उसे भी रीवैल्यूएशन में नहीं काउंट करना है, नुकसान है तो वो रिजर्व में से निकालेंगे हम। रिजर्व 4,000 पड़ा था, उसमें से 2,000 निकाल दिया, बस वो हो गया इमेजिनरी, बराबर, वो इसमें से एडजस्ट हो गया, उसकी एंट्री कहीं बतानी नहीं है। तो 4,000 में से 2,000 हमने निकाल दिए, बाकी 2,000 बचे, वो 2,000 यहाँ लिख दिए हमने, बराबर ना। ओल्ड पार्टनर को बांट दिया, बचे 2,000, बांट लो दोनों। अरे बात ध्यान, ठीक है। फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट का ये एडजस्टमेंट समझ लेना भाई, और माइंड में रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर उसके बाद है अकर्ड इंटरेस्ट 6,000 नॉट रिकॉर्डेड। अकर्ड इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट मिलने वाला है,
अब इंटरेस्ट मिलने वाला तो आगे तो कोई इंटरेस्ट वगैरह होगा नहीं उसमें, ठीक है ना, हाँ आगे कोई नहीं है, तो डायरेक्टली इंटरेस्ट मिलने वाला है तो उसकी एंट्री करें ना। देखो ये रिसीवेबल है तो कहाँ लिखते हैं एक एंट्री, एसेट्स में, तो एक तो एसेट्स में लिखो अकर्ड इंटरेस्ट 6,000 रुपीज, और दूसरा फायदा है, ये फायदा है ना मिलने वाला है, तो दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बराबर, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो अकर्ड इंटरेस्ट 6,000, ये दो एंट्री। फिर है बिल्स पेबल ड्रॉन बाय क्रेडिटर 10,000 एक्सेप्टेड बट नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये देखो ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट कहलाया हमारा कि बिल्स पेबल है 10,000 का, क्रेडिटर्स का जो लिखना रह गया। अच्छा अब क्रेडिटर और बिल्स पेबल में फर्क पता है ना, दोनों में क्या फर्क है, ध्यान है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे, कि जिसको हमें पैसे देने हैं, उधार लिया था हमने वो पैसे देने हैं। बिल्स पेबल जिनको भी पैसे देने हैं, बरोबर। लेकिन दोनों में फर्क ऐसा है कि जो बिल्स पेबल है ना उनके लिए लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है हमने, लीगली बनाया है क्या इसको पैसे देने हैं। अगर उस तारीख को नहीं दिया हमने बिल्स पेबल के पैसे तो वो सामने वाला केस कर देगा। क्रेडिटर्स को भी पैसे देने हैं पर वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, अगर उसको हफ्ता लेट दिया, थोड़े दिन लेट दिया तो वो सामने वाला केस नहीं करेगा हम पे। तो बिल्स पेबल के पैसे कंपलसरी चुकाने हैं, इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं ना अलग अलग लिस्ट बनाते हैं कि ये क्रेडिटर हैं ये बिल्स पेबल है, पहले बिल्स पेबल वालों को देना है, नहीं तो वो केस कर देंगे। क्रेडिटर वालों को थोड़े दिन लेट दे तो भी चलेगा, बरोबर। तो यहाँ एडजस्टमेंट ऐसा है कि भाई क्रेडिटर में से कोई 10,000 के क्रेडिटर थे जिनका पक्का बिल बन गया, बिल्स पेबल उसका क्रिएट हो गया है, बरोबर, जो लिखना रह गया, तो उनको क्या करना होगा, क्रेडिटर की लिस्ट में से हटाना होगा और बिल्स पेबल की लिस्ट में ऐड करना होगा, बरोबर। दोनों एंट्री एक ही जगह पे, समझे, दोनों ही एंट्री एक ही जगह पे होगी, दोनों ही लायबिलिटी में। कि देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स होंगे ना, क्रेडिटर 30,000 के हैं और बिल्स पेबल नहीं दिए हुए हैं, चलो तो क्रेडिटर दिए हुए ना 30,000 रुपए के, तो उसको क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखो, लायबिलिटी में ही क्रेडिटर्स लिखेंगे कि क्रेडिटर 30,000 के हैं और उसमें से माइनस करेंगे बिल्स पेबल, कि भाई इनके पक्के बिल बन गए 10,000 के, तो उसको क्रेडिटर की लिस्ट में से हटा दिया, भाई इनको अब कंपलसरी पैसे देने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, तो उसको उसकी लिस्ट में से हटा दिया, यहाँ लिख देंगे 20,000, बराबर। और ये जो बिल्स पेबल माइनस हुआ ना उसको उसी की नीचे लायबिलिटी में ही लिखना है बिल्स पेबल, कि बिल्स पेबल डायरेक्ट बाहर 10,000 रुपए, बराबर। एक ही जगह दोनों एंट्री, यहाँ कोई फायदा नुकसान हो ही नहीं रहा है, हमने खाली लिस्ट बदली है कि बिल बन गया ना तो उसको क्रेडिटर की लिस्ट में से हटाओ, बिल्स पेबल की लिस्ट में से लिखो, क्रेडिटर की लिस्ट में से माइनस, बिल्स पेबल की लिस्ट में आया, कि अब कंफर्म उसको पैसे देने हैं, बराबर। ये भी एडजस्टमेंट समझना भाई, हाँ थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हुआ पर समझना है इसे, बराबर। दोनों एक ही जगह एंट्री रही सेम साइड पर ही, कि खाली उसको इसकी लिस्ट में से हटाकर बिल्स पेबल की अलग लिस्ट बना दी। फिर है बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। अच्छा अब ये भी है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% कम है तो हमें मार्केट वैल्यू ढूंढनी है। अब ये भी है ना, इसी में ही सब जो है वो दिए हुए हैं। तो जब मार्केट वैल्यू ढूंढनी है तो किसी की भी मार्केट वैल्यू अगर पता करनी हो ना तो उसके लिए एक कैलकुलेशन आती है, मैं ये रफ कर दे रहा हूँ, क्रेडिटर का मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि भाई बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% क्या है, कम है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट वैल्यू खाली 20% बढ़ा दे, परसेंटेज में डायरेक्ट इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते, परसेंटेज में ढूंढना पड़ता है सपोज करके, बरोबर। के पीछे हमारी लैंड बिल्डिंग है, वो लैंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग 1 लाख का है ना, ये बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 20% ज्यादा है, ठीक है, कि बुक वैल्यू 20% कम है ऐसे दिया हुआ, मार्केट वैल्यू ज्यादा, तो कितनी ज्यादा, खाली 20% नहीं बढ़ानी है उसको, उसको सपोज करना है। सिंपल याद रखो, जब भी मार्केट वैल्यू ढूंढना हो तो एक सपोज करके वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, कि सपोज करेंगे कि सपोज मार्केट वैल्यू वो 100 रुपए की है सपोज, और बुक वैल्यू जो है वो लिखा हुआ है कि उसके 20% कम है ना, कि बुक वैल्यू लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू 20% कम, 20% कम मतलब कि भाई 20 रुपए कम, 80 रुपए की बुक वैल्यू हुई, बराबर। अब ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू हुई ना, अब इनकी कंपैरिजन करनी है, इनको कंपैरिजन प्रोपोर्शनल वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि जब बुक वैल्यू 80 रुपए थी, जब बुक वैल्यू 80 है तो मार्केट वैल्यू 100 है उसकी, जब बुक वैल्यू 80 है तो मार्केट वैल्यू 100,
तो जब बुक वैल्यू 1 लाख की है, बुक में दी गई है ना वो वैल्यू, इसलिए वो बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू 1 लाख की है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, बराबर। तो उसकी मार्केट वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो मार्केट वैल्यू अगर हम ढूंढें तो कैसे हो जाएगा, 1 लाख इंटू 100 और डिवाइड बाय 80, ऐसा ना, कि 1 लाख इंटू 100 डिवाइड 80, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, बराबर। तो इससे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ये 0 0 कट हो जाएगा, इससे डिवाइड करें, 8 1 जा 8 बचेगा, यहाँ पे 20, 8 2 जा 16, 40 बचेगा, तो 8 5 जा, बराबर, और पीछे जो है वो 3 0, मतलब 1,25,000 आएगा, ये मार्केट वैल्यू हुई हमारी, बराबर। काउंटिंग कितनी हुई, 1,25,000 मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब अगर 20% डायरेक्ट बढ़ा देते ना तो 1 लाख के 20%, 1,20,000 लिख देते, पर ऐसे नहीं, परसेंटेज में अलग होता है भाई, कि परसेंटेज में इंक्रीज होके कितनी वैल्यू मिली, 1,25,000, ये मार्केट वैल्यू है, बराबर। अब एडजस्टमेंट करेंगे कि भाई जो बिल्डिंग 1 लाख की है और न्यू मार्केट वैल्यू 1,25,000 मिली, मतलब 25,000 इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये एडजस्टमेंट समझना भाई इसमें, कि 25,000 इंक्रीज हुआ तो उसे कहाँ पे लिखेंगे, अब एसेट्स में लिखेंगे, कि एसेट्स में लिखेंगे हमारी लैंड बिल्डिंग, कि लैंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज है और प्लस इंक्रीज हुआ हमारा 25,000, बराबर। तो बाहर न्यू वैल्यू, न्यू मार्केट वैल्यू मिलेगी 1,25,000, और ये जो 25,000 इंक्रीज हुआ उसे लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, कि लैंड बिल्डिंग 25,000 ये बेनिफिट हुआ, समझे। तो ये भी ध्यान रखो, जब भी मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो तो ऐसे सपोज करके ढूंढना पड़ता है, बराबर। लिखा हो ना कि बुक वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू से तो माइनस करो, अगर लिखा होता कि बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से तो यहाँ प्लस करके सपोज करते, तो सपोज करके ही ढूंढना पड़ेगा हमें, क्लियर है, समझना भाई। ये एक ही एग्जाम्पल में सब चीजें आ रही है तो सब में ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट वाला भी, ये लैंड बिल्डिंग वाला भी ध्यान में रखना ये। फिर उसके बाद है कि आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम में 12,000 का इंश्योरेंस अगले साल का है, अगले साल का मतलब ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया हमारा, हुआ ना प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं, कोई नहीं है, तो डायरेक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, तो एक बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो कि प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000 का, और दूसरी एंट्री कहाँ, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, कुछ भी प्रीपेड खर्चा दे दिया है तो वो फायदा है हमारा, बरोबर ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस करके एक एसेट्स में और एक रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्लियर। अब एडजस्टमेंट पूरे हुए, ठीक है ना, हाश लग रही है आप लोगों को भी चलो कोई बात नहीं। तो ये एडजस्टमेंट हुए, अब बैलेंस शीट की एंट्री करते हैं। अब बैलेंस शीट में नॉर्मल एंट्री ऑलमोस्ट तो हो गई सब एंट्री हमारी। जैसे पहले कैपिटल दिया हुआ है तराना और जिनिशा का, तो कैपिटल, तो वो कैपिटल के क्रेडिट में ऊपर लिखता है ना बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके, दोनों का कैपिटल है डायरेक्टली कि 1,90,000 और इसका 1,21,000, बराबर। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो बांट दिया था, क्लियर हो गया था ना, 8,000 दे के 12,000 में से 4,000 बाकी का बांट दिया था। इन्वेस्टमेंट फंड ये भी बांट दिया था कि 2,000 का नुकसान था इन्वेस्टमेंट में, 4,000 में से निकाल के बाकी के 2,000 यहाँ बांट दिए थे, है कि नहीं। प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते, प्रोविडेंट फंड वर्कर की लायबिलिटी है, वर्कर जब रिटायर होगा तो उसको पैसे देने हैं, ये कोई पार्टनर का फंड नहीं है कि हम आपस में बांट लें। तो प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बांटते, उसको हमेशा लायबिलिटी में लिखते हैं, तो प्रोविडेंट फंड लिख दो लायबिलिटी में। बेड डेब रिजर्व, तो बेड डेब रिजर्व का कोई एडजस्टमेंट आया नहीं था हमारा, तो उसे भी सीधा लायबिलिटी में, यहाँ लायबिलिटी में है तो लायबिलिटी में। आपको डेप्टर में से माइनस करना है बेड डेब रिजर्व तो भी चलेगा, कि भले उसमें से माइनस करके लिखो, या डायरेक्ट इसमें लायबिलिटी है तो आप भी लायबिलिटी में लिख दो। फिर क्रेडिटर हो गया, यहाँ एडजस्ट किया था ना हमने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ था नहीं हमारा एडजस्टमेंट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी सीधा लायबिलिटी में, बरोबर। फिर गुडविल है, देखो बैलेंस शीट की गुडविल, ओल्ड गुडविल क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, कौन सी साइड पे, तो एसेट की चीज है तो डेबिट साइड पे बांटते हैं, बरोबर ना। पुरानी गुडविल है ना, न्यू कुछ भी था, पुरानी गुडविल भी यहीं पे ही गुडविल लिखकर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो गुडविल 14,000 की गुडविल दोनों को 7,000 करके बांट देंगे, बरोबर।
ओल्ड गुडविल हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया था, मशीनरी भी हो गया था हमारा, ठीक है ना, वो तो काउंट कर लिया ना मशीनरी। मशीनरी नहीं काउंट हुआ था सॉरी, तो वो एसेट्स में लिख देंगे डायरेक्टली। इन्वेस्टमेंट हो गया था, इन्वेस्टमेंट क्लियर ना, वो ये जिनिशा ले गए तो वो तो लिखना नहीं है अब। डेप्टर्स वो डायरेक्टली एसेट्स में लिखेंगे, स्टॉक भी डायरेक्ट एसेट्स में। कैश है तो वो कैश के बैलेंस में, जो कैश अकाउंट बनाया है उसके डेबिट साइड पे हमेशा बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कि कैश का कितना बैलेंस दिया हुआ है 40,000, तो डेबिट साइड पे 40,000, बराबर। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, देखो एसेट्स में एक्सपेंस है, पहले भी बताया, अगर एसेट साइड पे कोई एक्सपेंस है मतलब कोई पुराने एक्सपेंस जो पार्टनर को बांटना बाकी है या पार्टनर से लेना बाकी है, ऐसा, बराबर। तो पुराना कोई भी एक्सपेंस अगर एसेट साइड पे है तो उसको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कौन सी साइड पे? तो डेबिट में, एसेट की कोई भी चीज डेबिट में बांटेंगे, तो डेबिट साइड पे बांट दें यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो इक्वल है, मतलब 8,000 दोनों में आ जाएगा 4,000 करके। और उसके बाद जो पीएनएल दिया हुआ है, ये भी एसेट में पीएनएल दिया हुआ है, मतलब कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस बांटना बाकी है तो उसे भी बांट देंगे, ठीक है ना। एसेट साइड पे कुछ भी हो ना, एक्सपेंस है पीएनएल, वो बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, है ना, वो भी डेबिट में। एसेट की चीज डेबिट में बांटेंगे, डेबिट में पीएनएल अकाउंट इक्वली बांट दें 10,000 को तो 5,000 दोनों में, बराबर ना, ये आ जाएगा ना। ये सब कंप्लीट हमारा एडजस्टमेंट भी और ये भी। तो 23 वाला इलस्ट्रेशन ध्यान देना भाई, सब इलस्ट्रेशन या सब काफी मेन मेन एडजस्टमेंट सब साथ में थे, तो ध्यान में रखना, और सब हो जाए तो फिर क्लोजिंग करो, है ना, रिवैल्यूएशन उसको क्लोज करके कैपिटल में ले आओ, कैपिटल को क्लोज करके बैलेंस शीट में ले जाओ, और आखिरी में कैश को क्लोज करके भी बैलेंस शीट में ले जाओ, फिर बैलेंस शीट इक्वल। क्लियर? अरे बात ध्यान। तो चलो आज ये इलस्ट्रेशन रिवाइज कर लो दोनों, फिर जो आगे के समय आगे के इलस्ट्रेशन है वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।